तो इसलिए इस प्रकार की स्पर्धाएं, यहाँ बोलने का अभ्यास, सुनने का अभ्यास, सोचने का अभ्यास, ये सब जीवन में अनेक तरह से काम आता है। तो आज तो भाषा पर बात होनी है, और कायदे से तो यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए था कि जो चिकित्सा छात्रों के सामने इस बात पर बोलता है कि चिकित्सा शिक्षा में हिंदी भाषा या मातृभाषा का क्या योगदान हो सकता है। लेकिन आगे कभी कोई आएगा तो बोलेगा मैं तो उस पर बोलने की पात्रता भी नहीं रखता, तो इसलिए उस विषय पर तो मैं बात करूंगा नहीं। परंतु हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। इकबाल ने कहा ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यह हस्ती क्या है? तो यह हस्ती किसी भी देश की संस्कृति होती है, उसी के आधार पर उसकी चिरजीविता तय होती है। वो कितनी लंबी चलेगी, कितनी दीर्घायु उसको प्राप्त होगी, कितनी सार्थकता उसको प्राप्त होगी। और इसलिए भारत की भी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, और संस्कृति का संबंध संस्कारों से होता है। जैसे संस्कार व्यक्ति के होते हैं, वैसे ही संस्कार जाति के भी होते हैं। जाति यानी कास्ट की बात नहीं कर रहा, जाति यानी एक समुदाय। जिसको स्वामी विवेकानंद जिसको जाति कहते थे, वो जाति नहीं होती थी, वो एक पूरी की पूरी पूरा समाज हुआ करता था। जिसको आज हम भारतीय समाज कहें या भारतीय जाति कहें, उस संदर्भ में जाति शब्द का प्रयोग है। तो जैसे व्यक्ति की अपनी एक जाति होती है, वैसे ही एक जाति की भी अपनी एक संस्कृति होती है। और इस नाते जो जातीय संस्कार होते हैं, यानी उस जाति यानी उस देश के अंतर्गत रहने वाले सब लोग जिन विशिष्टताओं और जीवन मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, उसके आधार पर उनकी एक संस्कृति विकसित होती है। और संस्कृति का एक अर्थ होता है सम्यक कृति यानी संस्कृति, यानी बैलेंस्ड एक्शन यानी सम्यक कृति। इसलिए किसी भी प्रकार का अतिरेक नहीं, किसी भी प्रकार का अतिवाद नहीं, लेकिन सबको समाविष्ट करते हुए आगे बढ़ना जीवन के अंदर, इसको संस्कृति एक सम्यक कृति के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो इस नाते हमारी एक संस्कृति है, और इस संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, व्यक्ति के भी, व्यक्तित्व की जैसे अभी बात निकली, और समाज के भी। एक आयाम होता है बाहरी और एक आयाम होता है आंतरिक। इसके आधार पर व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र, इन सब का व्यक्तित्व बनता है, उनकी संस्कृति भी बनती है। तो इस नाते भाषा जो है वो एक रूप में कहें तो ये हमारी बाहरी संस्कृति का परिचय है, लेकिन हमारी भाषा हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है। और इसलिए हम अंदर से कैसे हैं, ये बाहर हमारी निकलने वाली भाषा से लोगों को ज्ञात होता है। और इसलिए भाषा ये आभ्यंतर होती है, यानी अंदर और बाहर दोनों जगह प्रभावी होती है और प्रभावित करने वाली होती है। इस नाते भाषा का महत्व होता है। और इसीलिए जो भाषा विहीन राष्ट्र होते हैं वे ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। इसलिए हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, और वो भाषा उस राष्ट्र की संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली होती है, और वो संस्कृति उस समाज के जीवन मूल्यों, जीवन दर्शन और जीवन संहिता से मिलकर के बनी हुई होती है। और इसलिए भाषा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इन सबके कुल मिलाकर के जो सारा का सारा काम चलता है, उसके साथ बहुत गहरे तक अंतर संबंधित होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। इस नाते मित्रों, भाषा का महत्व है। और इसीलिए ये बात आग्रह किया जाता है ना कि शिक्षा का माध्यम ये मातृभाषा होना चाहिए, कम से कम प्राथमिक शिक्षा तक। उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि मनुष्य जब सबसे पहले बोलता है, बालक, वो पहले लिखना नहीं सीखता, पहले वो बोलना सीखता है। पहले वो बोलता है, माँ, पिताजी, दादी, नानी, फूल, कमल, जहाज, ये वो बोलता है, उसको लिखना नहीं आता, लेकिन वो बोलता पहले। बोलना सीखने के 4 साल बाद वो लिखना सीखना शुरू करता है। और इसलिए भाषा का महत्व है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य भाषा को सीखता है। और इसलिए मातृभाषा में शिक्षा के एक आग्रह थे। हमारे यहाँ कोठारी कमीशन ने उसके बारे में कहा भी था, लेकिन हम लोगों ने उसकी उपेक्षा करी, और उसके कारण क्या समस्या हुई हम सब लोगों को मालूम है। 3 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, ज्ञान, सूचना और विवेक। नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम। नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना, ये आज हमको अंग्रेजी भाषा में मिल रही है। सारी दुनिया से जो बम्बार्डिंग होती है वो हमको उस भाषा में मिल रही है, अन्य भाषाओं में भी मिल रही है, मुख्यतः अंग्रेजी में मिल रही है। तो ये ज्ञान और सूचना तो आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन उसके आधार पर कोई डिसीजन लेना हो, उसका निर्णय लेना हो, तो उसका जो विवेक है, वो विवेक अपनी भाषा, अपनी स्थानीयता, अपनी जड़
अपने जीवन मूल्य, इनसे परिचित हुए बगैर विवेक जागृत नहीं होता है। और इसलिए बंदर के हाथ में उस तरह मिलता है तो वो कान काट देता है, मनुष्य के हाथ में उस तरह जाता है तो दाढ़ी बनाता है। ये विवेक का अंतर है, ज्ञान और सूचना का अंतर नहीं है। बंदर को भी मालूम है कि उस तरह से क्या होता है, आदमी को भी मालूम है, लेकिन आदमी कान नहीं काटता, वो दाढ़ी हजामत बनाता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत है। और विवेक का संबंध भाषा, भाषा के पीछे की संस्कृति, जीवन मूल्य, समाज, परिस्थिति, परिवेश, इतिहास, परंपराएं, इन सब के साथ मिला हुआ रहता है। और इसलिए अपने ऐसा कहा गया, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षये मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतः मारुतस्तु रसिचरण मंद्रम जनयति स्वरम। तो इस स्वर का जन्म कैसे होता है? तो आत्मा बुद्धि के साथ संयुक्त होकर के, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थानम मनोयुक्ते विवक्षये, मन को कुछ युक्ति करने के लिए, कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उत्प्रेरित करती है। मनः कायाग्निमाहन्ति, मन जो है ये शरीर के अंदर मौजूद जो अग्नि का तत्व है उसके ऊपर आघात करता है, और उस पर होने वाले आघात से मारुति यानी वायु का जन्म होता है। मारुति यानी वायु, मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतः मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम। यह जो वायु उत्पन्न होती है ये शरीर के विभिन्न रंध्रों से होते हुए बाहर निकलती है, स्वर के रूप में बाहर निकलती है, उसको हम भाषा या शब्द बोलते हैं। इसलिए इतनी बड़ी प्रक्रिया जब मनुष्य के अंतर में चलती है उसके बाद शब्द का जन्म होता है। इसलिए भाषा का महत्व है, और इसलिए अपनी भाषा का ज्ञान, उसके प्रति हम कहें कि अभिमान, उसके प्रति स्वाभिमान का भाव ये होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए अपनी भाषा हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, अपनी स्थानीयता से जोड़ती है, अपने परिवेश से जोड़ती है। आप लोगों ने गोधूली गोधूली ये शब्द सुना होगा ना। अब गोधूली मोटे तौर पर किसको कहते हैं? शाम का समय, संधि का जो काल रहता है, दिन और रात के बीच की शाम, सायंकाल, यानी गोधूली है। लेकिन उसको गोधूली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पशु अपना दिन भर चरागाह से चर के खेतों से वापस अपने गोठान की तरफ लौटते हैं और सड़क पर चलते समय उनके पैरों के कारण जो धूल उड़ती है, उस धूल के उड़ने का समय वो है, यानी गोधूली है। ये गाय से जुड़ा हुआ है, ये धूल यानी भूमि से जुड़ा हुआ है। ये होता कहाँ है? ये गांव के अंदर होता है, इसलिए गांव की स्थानीयता से जुड़ा हुआ है। ये किसकी होती है? ये किसानों की होती है, इसलिए व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो भाषा के शब्द इतनी सारी चीजों को लेकर के जन्मते हैं। इसीलिए बोलते हैं, खिड़कियों को बोलते हैं गवाक्ष। गवाक्ष है ना, गाय की आंख जैसी खिड़की, उसको गवाक्ष बोलते हैं। तो गोधूली है, गवेषणा है, गवाक्ष है, गौमुखी है, ये सब हमारी स्थानीयता से और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं। और इसलिए हमारी भाषाएं, हमारे मुहावरे, हमारी लोकोक्तियाँ, हमारी कहावतें, ये हमारी जीवन शैली को, हमारी जीवन परंपरा को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। इनको पढ़े बगैर, इनको समझे बगैर आप भारत के साथ जुड़ नहीं सकते। इसलिए भारतीयता से यदि जुड़ना है, भारत की आत्मा को यदि समझना है, तो भारत की स्थानीयता से जुड़ना पड़ेगा। और भारत की स्थानीयता भारत की भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसलिए अपनी भाषा का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। मैं आप जैसी उम्र के कई लोगों के साथ विभिन्न कारणों से संपर्क में आता हूं। वो बच्चे हिंदी में लिखती है तो अंग्रेजी में लिखती है। उनकी डायरी देखी कई बार मैंने बच्चों की, तो वो मेरा नाम हेमंत है तो वो हेमंत ह वगैरह नहीं लिखेंगी, वो अंग्रेजी में लिखेंगे। चलो नाम का तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा जो हिंदी में वो बोलना चाह रही है वो लिखती हो जो है रोमन लिपि के अंदर है, तो लिपि खत्म हो रही है। ऐसा कई उनके पास लिखना नहीं आ रहा। ये मोबाइल ने तो लिखने की वैसे भी मतलब कुल मिलाकर के वाट लगा रखी है। मतलब आप मुझे कहने के लिए माफ करना, लेकिन डॉक्टर लोगों अपनी हैंडराइटिंग के लिए बहुत विख्यात है सारे देश भर के। लेकिन अब सब लोग इस संदर्भ में डॉक्टर बन रहे हैं क्योंकि लिखने की आदत सबकी छूट गई, इसलिए सबके अक्षर खराब हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भाषा के साथ मित्रों जुड़ी हुई है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषा के साथ जुड़ना, अपनी लोकोक्तियां, अपने मुहावरे पढ़ना जरूरी है। जीवन शैली की परिचय होती है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत हुआ करती थी, चोली दामन का साथ, है ना। अब आजकल दामन तो कहीं बचा ही नहीं है, तो अब ये कहावत कहाँ आने वाली है? अब या तो इसका कोई डिजिटल फॉर्म ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या होगा, मतलब मोबाइल और नेटवर्क का साथ वगैरह ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो भाषा के साथ एक जीवन शैली जुड़ती है ना, और इसलिए इसको समझना
आज हम बहुत अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं, लेकिन भारत ये गर्म देश है। अंग्रेज आए, अंग्रेजी लेकर के आए, ठंडे देश से आए, इसलिए हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है, लेकिन उनके यहाँ हाउस वार्मिंग होता है, क्योंकि उनको घर को गर्म रखने की जरूरत है, हमारे यहाँ नहीं है ना भाई। इसलिए हमारे यहाँ कहते वाह यार, आज तुमसे बात करके दिल हृदय ठंडा हो गया। हमारे यहाँ हृदय ठंडा किया जाता है क्योंकि हमारा गर्म देश है, वहाँ हाउस वार्मिंग की जाती है क्योंकि वो ठंडा देश है। तो भाषा ये सब चीजें अपने साथ एक कल्चर लेकर के आती है, एक संस्कृति परिवेश लेकर के आती है। और इस नाते अपनी भाषा का भी सारा का सारा विषय ना किलिंग क्या कहेंगे उसको, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, है ना। एक तीर से दो शिकार हमारे भी आ गए, लेकिन हमारे ऐसा नहीं कहा गया, हमारे कहा गया एक पंथ दो काज। अब इसमें एक तरह की सकारात्मकता है, एक तरह की अहिंसा है, एक तरह का इंक्लूसिवनेस है। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, और इसलिए अपनी भाषा के बारे में थोड़ा आग्रह करते रहना मित्रों, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस नाते मैं सोचता हूं कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलने की बात नहीं है, परंतु अपनी भाषा के प्रति थोड़ा आग्रह रखे, थोड़ा स्वाभिमान रखे। और जहां हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, हम यहाँ हैं और हिंदी एक अलग व्यवस्था और वजह से हम सब लोग यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी मातृभाषा को जिंदा रखना जरूरी है। सर अभी बोल रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था सुनने में, वो हिंदी भाषी है, लेकिन उनके उच्चारण से निकली हुई कितनी सुंदर लगती थी। भूपेन हजारिका का गीत आपने सुना होगा ना, विस्तार है अपार, वो उनके मुंह से निकला हुआ हिंदी उच्चारण कितना अच्छा लगता था। तो अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बोली, इसको जिंदा रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शब्द मरता है तो एक भाषा मरती है, और एक भाषा मरती है तो एक संस्कृति मरती है। इसलिए शब्द शब्द को जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए किचन से बाहर आकर के रसोई में घुसना पड़ेगा, क्योंकि रसोई का एक अर्थ है, उसमें रस है। किचन में तो कीच है, कीचड़ है। तो भाषा भाषा का फर्क है ना। तो इसलिए कुछ शब्दों को जिंदा करिए फिर से, और उनका अपने इसमें प्रयोग करिए, हिंदी में हस्ताक्षर करिए, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं, क्योंकि हिंदी को लेकर के हम जो सारी बातें करते हैं, और खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि सारी भाषाएं ये भारतीय भाषाएं हैं। केवल हिंदी ही भारतीय भाषा ऐसा नहीं है। हर वो भाषा जो भारत में जन्मी है, उपजी है, बढ़ी है, वो भारतीय भाषा है। हिंदी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी बंगला या तमिल या मलयालम भारतीय भाषा है, क्योंकि हम सबकी माँ एक है, वो है संस्कृत। और इस नाते सारी भाषाओं के बीच में भी आपस में सौहार्दता चाहिए ना। इसलिए भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर के एक दूसरे की हंसी उड़ाना, मजाक करना, ये छोटा मोटा हल्की फुल्की बातें, जब तक सब चीजें सौहार्द के साथ है तब तक ठीक है, लेकिन बाकी चीजें वो किसी गलत मोटिव के साथ नहीं होनी चाहिए। वो चेन्नई एक्सप्रेस आप लोगों ने देखी होगी ना फिल्म, उसमें गाना था कौन सा, चेन्नई एक्सप्रेस का गाना, लुंगी डांस, है ना। अब ये क्या है, हम एक भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं ना उसमें, ये क्यों कर रहा भाई। वो वहां का परिधान है, वो वहां की भाषा है, उसके साथ वहां की स्थानीयता जुड़ी हुई है। इतनी उमस है, इतनी गर्मी है, अब वो जीन्स पहन करके घूमेंगे तो मर जाएंगे बेचारे, तो वहां वो पहनी ही जाएगी ना। लेकिन हमने उसको किन सब चीजों के साथ जोड़ दिया। तो इसलिए ये उपहास करना भी छोड़ना पड़ेगा, हर स्तर पर, व्यक्तिगत भी, सामूहिक भी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई बहुत ज्यादा बोलना नहीं, 10 मिनट का मुझे समय था, 10 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए ये भाषा हमारी संस्कृति के साथ, हमारे चरित्र के साथ, सबके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए अपनी अपनी भाषा को जिंदा रखिए, अपनी अपनी भाषा में बोलिए। हिंदी के बगैर तो काम ही नहीं चलने वाला है, इसलिए हिंदी में तो बोलना ही है, हिंदी में तो काम करना ही है। और आज आप जाइए 20 साल पहले, 25 साल पहले, मुझे याद है मैं 1991 में, जिस वक्त भोपाल के अंदर एंजियोग्राफी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त मैं अपनी माताजी को लेकर के गया था अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। और वहाँ हालत ये थी उस वक्त की, वो कोई हिंदी मतलब वो समझता ही नहीं था, वो ना ऑटो वाला ना कोई। लेकिन आज आप स्थिति जाकर के देखिए तो स्थितियां बदल गई हैं। राजनीति उसका एक कारण होती है, लेकिन धीरे धीरे समाज भी राजनीति से बाहर आता है, तो वो लोग भी आए भाषाई राजनीति से बाहर। और इसलिए भारत की जो पूरी की पूरी एकात्मता है, वो अब सब जगह एक साथ एक अलग अलग भाषाओं के प्रति सम्मान के रूप में खिलती और फूलती हुई हमको दिखाई देती है। तो इस नाते सब भाषाओं को सीखना, और हम लोगों ने तो ये कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से हिंदी भाषी लोगों को,
मेरी तो भाषा ही मराठी है, मेरी तो हिंदी मातृभाषा है नहीं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मुझे हिंदी आती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी मातृभाषा के अलावा या अपनी हिंदी के अलावा कोई एक भाषा कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी। बल्कि मैं तो ये सुझाव देता हूँ कि सर बैठे हैं तो सर 4-5 सेंटेंसेस ऐसे आप लोगों को जरूर सिखा दीजिए उड़िया भाषा के अंदर, कि जो वो आसानी से नमस्ते, आइए, बैठिए, सर कैसे हैं आप वगैरह, उसको उर्दू वो उड़ीसा में कैसे बोल सकते हैं उड़िया में, इतना भी सीखेंगे तो भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। भारत का एक भाषाई आंदोलन एक नए स्तर पर जाकर के खड़ा होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग, मैं एक आग्रह जरूर आपसे जाते जाते करना चाहता हूँ कि अपना हस्ताक्षर हिंदी में करिए, और यदि संभव हो तो जब आगे चल करके कभी आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो थोड़ा डबल काम करिए, भली थोड़ी फीस बढ़ा देना, लेकिन थोड़ा डबल काम करिएगा कि जब दवाओं के नाम लिखें तो पहले भले ही अंग्रेजी में लिख दीजिए ताकि वो मेडिकल स्टोर वाले को समझ में आ जाए, लेकिन साथ में उसको देवनागरी में भी लिख दीजिए, तो जो अनपढ़ आदमी होगा मरीज, वो भी एटलीस्ट पढ़ तो लेगा कम से कम कि इसके अंदर क्या लिखा है। इतना भी करेंगे तो हिंदी की बहुत बड़ी सेवा होगी। नमस्ते।